जय हिंद दोस्तों, सारा ने प्यार भरी राम राम। आज आप शुरुआत करांगा राजस्थान के एकीकरण की। तो राजस्थान को एकीकरण शुरू करने से पहले थोड़ा सा समझना जरूरी है भाई वो एकीकरण के है कतरा अपने राजस्थान की रियासत ने एक मिला की करी गई थी। यानी 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया था भारत। उसने कहा था कि हम भारत को स्वतंत्र करने जा रहे हैं। उसके बाद में भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। उसने 4 जून 1947 को घोषणा की थी कि हम भारत और पाक दो स्वतंत्र राष्ट्र बनाएंगे। इसके बाद में भारत में अंतिम अधिनियम आया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, भारत में कोई अंतिम अधिनियम आया था तो उसका नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जैसे अपने 1935 का अधिनियम आया था 1909, 1919, वैसे ही करके भारत में अंतिम अधिनियम आया था 1947। इसके अंदर यानी अंग्रेजों द्वारा लाया गया अधिनियम था ये। इसके अंदर कहा गया, इसकी एक धारा थी 8। थोड़ा सा ध्यान रखना इसलिए आपको बता रहा हूं। इसकी धारा 8 थी। इसके अंदर यह कहा गया था, अंग्रेज बोले हम भारत और पाक दो स्वतंत्र राष्ट्र बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कई यानी कि क्या बोले, भारत और पाक दो स्वतंत्र राष्ट्र बनाएंगे। उसमें भारत में लगभग 562 रियासतें थी। तो अंग्रेज बोले कि भाई का प्रत्येक रियासत को स्वतंत्रता होगी कि वो भारत में मिले तो भारत में मिल सकती है और पाक में मिले तो पाक में जाके मिल सकती है। ठीक है, दूसरी बात ये कह दी। तीसरी बात इन्होंने ये कही कि अगर रियासत चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती है। जैसे कोई बड़ी रियासत, जैसे सपोज कर लो मेवाड़, अगर मेवाड़ को लगता है कि मैं तो अपना एक अलग देश बनाऊंगी तो अलग देश भी बना सकती है। अब ये बात तो अंग्रेज कह के चले गई। अब मतलब उसमें भारत में 562 रियासतें थी। उसमें भोपाल के नवाब थे हमीदुल्ला, यानी भोपाल के नवाब थे अपने हमीदुल्ला। ये जो अपने नरेंद्र मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष भी यही थे। नरेंद्र मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष और भोपाल के नवाब थे हमीदुल्ला। ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। मुस्लिम लीग का अध्यक्ष और पाकिस्तान का संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रहा था जितनी भी रियासतें उनको मैं पाकिस्तान में मिलाऊं। मतलब इधर भोपाल का नवाब भी मिलना चाह रहा था, ये भी ज्यादा प्रयास कर रहा था कि मैं पाकिस्तान में जाऊं, लेकिन पाकिस्तान मिल नहीं गई। अपने इंडियन हिस्ट्री की बातें हैं। उधर अपने मुस्लिम लीग का अध्यक्ष था मोहम्मद अली जिन्ना, जो अपने पाकिस्तान का संस्थापक बना था, जो बाद में पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल भी बनता है। और अपने भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना था वो लॉर्ड माउंटबेटन बना था। ठीक है, तो हमीदुल्ला और अपने मुस्लिम लीग का अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ये ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रहे थे कि पाकिस्तान में जितनी भी रियासतें उनको ज्यादा से ज्यादा मिलाया जाए। अब भारत क्या प्रयास करेगा, तो भारत ने क्या किया, भारत ने एक विभाग का गठन किया। भारत ने जिस विभाग का गठन किया वो था रियासती सचिवालय या फिर रियासती विभाग। कोई दिक्कत नहीं है, रियासती विभाग कर देना या रियासती सचिवालय कर देना। भारत सरकार ने इस विभाग का गठन किया। गठन किया वो भी डेट पूछी जा चुकी है एग्जाम में, तो अपने तारीख भी ध्यान रखनी है। 5 जुलाई 1947 ईस्वी इस अपने रियासती सचिवालय का गठन किया था। इसका अध्यक्ष बनाया गया अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसका अध्यक्ष बनाया गया अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इसका सचिव बनाया गया, वल्लभ भाई पटेल की सहायता करने के लिए सचिव बनाया गया था वीपी मेनन को। ठीक है, इनका काम यह था कि जो रियासतें भारत में मिल रही हैं उनसे आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराओ। यानी जो भी रियासत भारत में मिलना चाहती है आप उनसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराइए। ठीक है, अब ये लगे भी पूरे भारत में घूमने के लिए कि भाई अब चलो रियासतों का एकीकरण करते हैं। तो उसमें राजस्थान में अपनी रियासतें थी 19 रियासतें, यानी कि राजस्थान में 19 रियासतें थी। अब इन 19 रियासतों को एक करना था, बड़ा ही टेढ़ा काम, क्योंकि कोई भी राजा एक दूसरे के नीचे काम करना पसंद नहीं करता था। सब मतलब क्या सर्वस्व मैं ही हूं क्या, इसलिए यानी कि बड़ा ही मुश्किल काम था। लेकिन ये अपने जो लोहा पुरुष, इसीलिए तो कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इन्होंने मतलब पूरी भारत में इन्होंने रियासतों का एकीकरण किया था। ठीक है, तो इन्होंने भैया सबसे पहले तो अपने जैसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, वो रियासत थी अपने बीकानेर। थोड़ी सी बता देता हूं मैं, अभी जैसे साइन कराने जाएंगे विलय पत्र पर, तो सबसे पहले जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था कि हम भारत में मिलना चाह रहे हैं, वो सबसे पहले रियासत थी बीकानेर। थोड़ा सा ध्यान रखना है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी, बीकानेर। कब हस्ताक्षर किए थे, 7 अगस्त 1947 ईस्वी को। ठीक है, सबसे अंतिम समय में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली जो रियासत थी वो थी धौलपुर, यानी धौलपुर। धौलपुर ने किया था लगभग 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। ये मत ध्यान रखना, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे तुम।
ठीक है, सबसे पहले विलय पत्र पर जिसने हस्ताक्षर किए थे वो राजस्थान की रियासत थी बीकानेर। सबसे अंतिम समय में जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे वो थी धौलपुर। ठीक है, एक दो बातें और ध्यान रखना, जोधपुर के शासक थे उसमें हनुमंत सिंह, उसमें जोधपुर के शासक थे जिनका नाम था हनुमंत सिंह, ये वो पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे। ठीक, काफी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, यानी कि जोधपुर के कौन से उसमें राजा थे जो पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे, हनुमंत सिंह। यानी कि अपने जो वीपी मेनन थे इनकी एक पुस्तक है द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट। इंटीग्रेशन का अर्थ होता है एकीकरण, ज्यादा इंग्लिश तो नहीं आती लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत काम चलो आ जाए, यानी द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, वीपी मेनन की एक पुस्तक है। इसके अंदर इन्होंने इस बात का खुलासा किया है, यानी कि मुस्लिम लीग के कुछ नेता हैं, उन्होंने जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह से काफी बार मुलाकात की थी। ठीक है, लेकिन अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस प्रकार से राजस्थान की रियासतों का एकीकरण किया वो भी अपन आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से, क्योंकि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एकीकरण डायरेक्ट कोई करा देता है, ये लो भाई एकीकरण, ये राजस्थान का प्रथम चरण मत्स्य संघ आ गया। अरे भाई इसका एकीकरण हुआ क्यों था, सबसे पहले मत्स्य संघ क्यों आया, यानी उनके क्या दिमाग में आया कि भाई हम तो मत्स्य संघ से एकीकरण करेंगे और रियासतों का क्यों नहीं किया। ये चीजें अपने को ज्यादा समझनी जरूरी है और एग्जामिनर यहीं से सवाल उठाता। आजकल वो काम नहीं रहा कि आप रट्टा मारो और याद कर लो ये पहले मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 से प्रथम एकीकरण हो गया। नहीं, आपको यह समझना जरूरी है कि प्रथम चरण का ही एकीकरण क्यों हुआ, जबकि राजस्थान में तो और भी रियासतें थी। ठीक है, तो हनुमंत सिंह है वो जोधपुर के अपने जो शासक हैं वो भी पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे, लेकिन उस समय काफी अच्छा दिमाग लगाया अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और अपने राजस्थान में एकीकरण करेंगे। ठीक है, और अपने बांसवाड़ा के मारावल है चंद्रवीर सिंह, ये काफी बार स्टेटमेंट पूछा जा चुका है इनका। बांसवाड़ा के उसमें मारावल थे चंद्रवीर सिंह, इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं तो अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, यानी कि बांसवाड़ा के महाराज थे चंद्रवीर सिंह जी। ये स्टेटमेंट काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब यानी डेथ वारंटी था बेचारों की, भाई का वो चली गई थी, क्या अपने राजा महाराजाओं की वो चली गई थी, भाई रियासतें चली गई थी, अपने जो शासक है वो चले गए थे, तो मतलब एक अपना देश दे देना, तो मतलब अपना डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। इसलिए इन्होंने दुखी होकर कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ठीक है, तो अपने छोटी मोटी बातें हैं जो अपने थोड़ी सी इंडिया लेवल के हिसाब से अपने को समझनी जरूरी थी। अब अपन बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण की। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है, इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से भी अगर पूछ लें तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। राजस्थान का एकीकरण कराते हैं। राजस्थान में उस समय 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, 1 केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूं मैं, क्या 19 रियासतें थी, 19 रियासतें थी राजस्थान में। ठीक है, अब यानी कि अंग्रेजों ने तो कह दिया कि भाई प्रत्येक रियासत को स्वतंत्रता है कि वह अपना खुद का अस्तित्व भी रख सकती है। अब उस समय जो रियासती विभाग था इसने एक शर्त रखी थी, अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने एक शर्त रखी थी कि वही रियासत स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है जिसकी कम से कम 10 लाख की तो आबादी होगी और वार्षिक आय होगी वो 1 करोड़ रुपए होगी। यानी कि जिस रियासत की आबादी यानी कि जनसंख्या 10 लाख होगी और वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए होगी, वही रियासत केवल अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। राजस्थान में उसमें ऐसे 4 ही रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। ये राजस्थान में 4 रियासत थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी, यानी कि अपना एक खुद का देश बना सकती थी। ठीक है, तो यानी बाद में रियासती विभाग ने शर्त रख दी थी कि ऐसे तो प्रत्येक रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख लेगी। भारत में तो भाई 562 रियासतें हैं, तो 562 रियासतें तो ऐसे तो 562 देश हो जाएंगे। तब इन्होंने शर्त रखी थी ऐसे तो नहीं हो सकता, अगर आपकी 10 लाख की आबादी है और वार्षिक आय 1 करोड़ है तो आप अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हो। ठीक है, अब अपन थोड़ी सी बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। ये थोड़ी रियासतें ध्यान रखना, अपने 4 रियासतें हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। ठीक है, थोड़ी सी रियासतों के बारे में चर्चा बता देता हूं, फिर अपन राजस्थान का एकीकरण कराते हैं। 7 चरणों में एकीकरण पूरा होता है अपने राजस्थान का। ठीक है, यानी 4 रियासतें थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। कौन कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। ये 4 बड़ी रियासतें थी जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी और वार्षिक आय इनकम थी वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। ठीक है, मार कर थोड़ा सा दूसरा यूज कर लेते हैं अपन। उस समय राजस्थान में थी 19 रियासतें। राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था।
एक यानी का केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश यानी जैसे अजमेर मेरवाड़ा था अपने, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश और समझे नियम, जैसे अभी अपने केंद्र शासित नहीं है क्या, जैसे दिल्ली है वैसे ही बस, तो उसी प्रकार से अपने उसमें केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। जैसे दिल्ली मतलब क्या है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने अरविंद केजरीवाल, लेकिन अपने जो दिल्ली की पुलिस है वो केंद्र की, यानी कि वैसे हर राज्य में क्या होता है कि जिस राज्य का मतलब जो सरकार होती है पुलिस उसी की होती है, लेकिन जैसे केंद्र की, जैसे कोई केंद्र शासित प्रदेश होता है ना, तो वहां का मुख्यमंत्री अगर किसी भी पार्टी का बने, लेकिन वहां की जो पुलिस होगी वो केंद्र की होगी, यानी केंद्र उनको सैलरी देती है, केंद्र उनकी नौकरी डिसाइड करती है। तो इस प्रकार से मतलब राज्य का वहां पे कोई भी वश नहीं चलता, ठीक है। तो यानी केंद्र शासित प्रदेश, तो यानी केंद्र शासित प्रदेश है उस समय एकमात्र अजमेर मेरवाड़ा था, जहां पे इसको चीफ कमिश्नरी भी कहा जाता था, यानी अंग्रेजों का सीधा अधिकार होता था। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। रियासतों की मैं चर्चा करूंगा, 4 रियासतें तो आपको सामने दिख रही हैं, सारी रियासतें बताएंगे। 3 ठिकाने थे, नीमराणा अलवर के अंदर प्लस कुशलगढ़, बांसवाड़ा में प्लस लावा टोंक में। पहले जयपुर रियासत में आता था, लावा वर्तमान में अपने टोंक में आता है। अब अगर कभी पूछ भी ले यहाँ पे कौन से मतलब वंश ने शासन किया था, वैसे तो देखो कभी पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, लेकिन एक बार एग्जाम में पूछा गया, यानी बिजोलिया के अंदर किस वंश ने शासन किया था। तो बिजोलिया का तो थोड़ा सा ध्यान रखना, परमार वंश, यहाँ पे बिजोलिया में परमार वंश ने शासन किया था, एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिजोलिया तो चलो फेमस है, लेकिन फिर भी अगर इन तीनों का पूछ ले आपसे, कभी बाय द वे पूछ ले, देखो वैसे तो आरएस लेवल के एग्जाम में कभी पूछा जाएगा, नहीं तो आप मत ध्यान रखना इसको, ठीक है। नीमराणा के अंदर जिन्होंने अपने शासन किया था वो थे अपने चौहान। कुशलगढ़ के अंदर थे राठौड़, और लावा के अंदर थे नरुका, जो अलवर वाला नरुका वंश है ना, लावा के अंदर थे नरुका वंश। अगर ध्यान रखो तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। अब अपन कराएंगे राजस्थान का एकीकरण। थोड़े से मैं रियासतों के बारे में बता देता हूं, हल्की फुल्की बातें बता देता हूं, ठीक है। ऊपरली बातें बता दूं कि कौन सी रियासत सबसे पुरानी थी, कौन सी थोड़ी बड़ी थी, फिर आपको समझ में आ जाऊंगी। एकीकरण कराऊंगा एकदम शानदार तरीकों में। 19 रियासतें हैं, 19 रियासतें मिलानी है, 7 चरणों में पूरा हो जाएगा। एक एक चीज समझनी जरूरी है, क्योंकि एकीकरण किस प्रकार से बात है, क्योंकि अगर अपन पहली बार पढ़ते हैं तो अपने को ये ध्यान में नहीं होता एकीकरण था क्या, यानी एकीकरण मतलब अपने किताबों में मिल जाता है एकीकरण, लेकिन ये समझ में नहीं आता एकीकरण है क्या। यानी कि उसमें अंग्रेज तो अपने जो रियासतें थी वो स्वतंत्र छोड़ के चले गए, जैसे जयपुर का राजा अलग है, जोधपुर का अलग है, बीकानेर का अलग है, उदयपुर का अलग है, ठीक है, अपने बांसवाड़ा का अलग है, कोटा का अलग है, सब अलग अलग शासक थे। तो अंग्रेजों ने तो छोड़ के चले गए, तुम्हें जिसमें मिलना है उसमें मिलो जाके। अगर तुम्हें भारत में मिलना तो भारत में मिलो, पाकिस्तान में मिलना तो पाकिस्तान में मिलो, अगर तुम्हें लगता है स्वतंत्र रहना तो स्वतंत्र हो। लेकिन फिर अपने रियासती विभाग ने शर्त रख दी थी, उस शर्त के अंदर सिर्फ 4 ही रियासतें आती थी, ये 4 ही रियासतें स्वतंत्र रह सकती थी, ठीक है। तो यानी कि इनको कुल मिला के यानी पूरे राजस्थान को एक किया गया था, वो था राजस्थान का एकीकरण, ठीक है। थोड़े से मतलब मैप के हिसाब से बता देता हूं एक बार। सपोज कर लेना, मान लेना ये अपने प्यारा सा राजस्थान है, ठीक है। अगर यहां पे बात करेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, सिंपल सी बात है यार, जोधपुर में क्षेत्रफल खूब है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है जोधपुर, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, जनसंख्या कहां पे ज्यादा है, जयपुर में, यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत है वो है जयपुर, ठीक है। और बताओ अगर पूछ ले कि सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, भैया तो चलो दोनों बड़ी रियासत होगी, अगर पूछ ले सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, तो सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। शाहपुरा अपने भीलवाड़ा में है, ठीक है। वैसे तो जयपुर में भी है शाहपुरा, लेकिन शाहपुरा यहाँ पे भीलवाड़ा वाला है। अगर पूछ ले कि सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, तो भीलवाड़ा। सबसे जो प्राचीन रियासत कौन सी थी, मेवाड़, सीधी सी सिंपल सी बात है, सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, मेवाड़ यानी उदयपुर। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, सीधा से एग्जाम में पूछ लेता राजस्थान में सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, अरे भाई मेवाड़ वालों का तो इतिहास है अपने आप में ही, तो इनका तो कोई वो बात है ही नहीं, तो सोचने वाली बात नहीं, सबसे प्राचीन है ये तो, यानी कि ये भी कहा गया कि विश्व का सबसे प्राचीन राजवंश है, ठीक है। तो यानी सबसे जो प्राचीन रियासत है वो है मेवाड़, ये अपने मेवाड़ के इतिहास में पढ़ा चुका हूं मैं आपको। और बात करें तो सबसे प्राचीन हो गया, तो सबसे नवीन रियासत कौन सी थी, सबसे जो नवीन रियासत थी वो थी झालावाड़, सबसे जो नई रियासत थी वो झालावाड़। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एकमात्र रियासत, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एकमात्र रियासत झालावाड़, इसको 1838 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है।
और अपने जैसलमेर करौली में यादव वंश था, मैं पढ़ा चुका हूं आपको यादव वंश। भरतपुर धौलपुर में अपने जाट वंश था, ये भी बता चुका हूं। और डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ यहाँ के जो अपने शासक थे वो मारावल की उपाधि लगाते थे। ठीक है, यानी वागड़ क्षेत्र, इसको कहते हैं वागड़ क्षेत्र। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़। और ये अपने आड़ती क्षेत्र हो जाएगा, कोटा बूंदी झालावाड़ वाला। तो अब कुल मिला के राजस्थान की छोटी मोटी थोड़ी सी ध्यान रखना, एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेते हैं। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? उदयपुर। सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एकमात्र रियासत 1838 ईस्वी में। मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक, ये भी बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, और सावरा सबसे छोटी रियासत है। जोधपुर सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है वो जयपुर है। डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाले है वो महारावल की उपाधि लगाते थे। जैसे अभी मैंने कहा ना, महारावल चंद्रवीर सिंह ने विले पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करूं, यानी वो महारावल, वो अपनी उपाधि लगाते थे महारावल की, वागड़ क्षेत्र था। ठीक है, तो मुस्लिम रियासत होगी। चलो अब अपन बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की, यानी राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों के अंदर पूरा होगा। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा होगा। कुल मिला के 7 चरण अपने को पढ़ने हैं, समझने हैं। ये तो एक बार मैं सीधा सीधा बता देता हूं 7 चरण। ये लो भाई, पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां। हो गए भाई 7 चरण कंप्लीट। ठीक है, चलो अब अगला टॉपिक बताओ क्या पढ़ाना है। चलो ठीक है, फिर भी समझा देता हूं। पहला चरण होगा 1 से लेकर 3 चरण 1948 में। 1948, 1948, 1948। शुरुआत के 3 चरण 1948 में, 2 1949 में, 1949, 1949, 1 1950 और 1 1956। अब ये बात भी समझने वाली है कि 1956 ईस्वी के अंदर जब अपने राजस्थान नाम आ गया था, फिर अपने 1956 में बेकार राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार से हुआ था, सारी बात समझाएंगे अपन। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है, बस समझनी ज्यादा जरूरी है। हर चीज अपने को समझ में आ जाएगी, एक बार आप समझ लोगे हमेशा आपको जिंदगी भर याद रहेगी। ठीक है, 3 चरण यानी कि 1948 ईस्वी में, कब 18 मार्च 1948, 18 मार्च का जस्ट 7 दिन बाद में, कब 25 मार्च 1948, जस्ट 1 महीना बाद में 18 अप्रैल 1948। ठीक है, 15 मई 30 मार्च 1949, 15 मई 1949 और 26 जनवरी जिस दिन अपने भारत का संविधान लागू हुआ था, और 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर अपने लिए काफी लकी दिन है। 1 नवंबर के अंदर पूरे राजस्थान का लास्ट में एकीकरण होगा। और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। 2000 में जब अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से अलग किया गया था और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बन के उभरा था। कब उभरा था? 1 नवंबर 2000 को। और 1 नवंबर को ही अपने राजस्थान का 7वां चरण पूरा होगा। ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं रियासतें। राजस्थान में रियासतें हैं जो अपने किस प्रकार से एकीकरण करेंगे। सबसे पहला चरण लेके आएंगे अपने मत्स्य संघ। इसको सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है, इसका मत्स्य संघ का ही सबसे पहले एकीकरण क्यों किया गया था। हर कोई पढ़ा देता ये लो मत्स्य संघ, कम से कम दिमाग में ये तो फिट करो कि मत्स्य संघ का एकीकरण क्यों किया गया था। और रियासतें नहीं थी क्या राजस्थान में, वहां से कर लेते। आजकल ये क्वेश्चन आते हैं, अपने को हर चीज समझनी ज्यादा जरूरी है। और एक बार समझ जाओगे, अब देखो अब समझाऊंगा तुमको, उसके बाद भूलोगे नहीं। ठीक है, तो चलो भैया अब अपन बात करेंगे प्रथम चरण की, यानी कि मत्स्य संघ। सबसे जो पहला चरण आएगा वो आएगा मत्स्य संघ। वही सबसे पहले बात, इसका नाम कैसे पड़ा, सारी चीज समझेंगे। एक भी ऐसी चीज नहीं होगी जो अपने समझेंगे नहीं। ठीक है, मत्स्य संघ इसका एकीकरण हुआ था 18 मार्च 1948 ईस्वी को। रियासत इसके अंदर थी ABCD। रियासत है A+B+C+D प्लस एक ठिकाना आ जाएगा नीमराणा। ये जब नीमराणा कहां पे पड़ता है, अलवर के अंदर पड़ता है। और जब अलवर रियासत आ रही है, एक अर्थ होता है अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, थोड़ा सा लिख दिया, अब अपन बात करेंगे कि पहले चरण का किस प्रकार से एकीकरण हुआ था। ठीक है, ये अपने राजस्थान। ठीक है,
यहाँ पे अपने 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अब हुआ क्या था, यानी कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को जब महात्मा गांधी जी की हत्या कर देते हैं नाथूराम गोडसे, उसके बाद में अलवर के नरेश थे तेज सिंह और उनका प्रधानमंत्री था एनबी खर्रे। इनके ऊपर यानी कुछ सवाल उठे थे कि कहीं ना कहीं आपका भी हत्या के अंदर हाथ है, यानी कहीं ना कुछ संदेह था। अब इस बात को लेकर भारत सरकार ने अलवर को अपने अधीन कर लिया था। इनके ऊपर कैसे संदेह था, यानी कि नाथूराम गोडसे हत्या करने से 3 माह पहले अलवर रियासत में आया था, इसलिए भारत सरकार ने कहा हो न हो कहीं ना कहीं तो अपने अलवर के शासक का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत संदेह है इनके ऊपर था। अब इस बात को लेकर भारत सरकार ने अलवर को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, अलवर को अपने अधीन कर लिया तो उस समय थोड़े बहुत दंगे चल रहे थे। अब दंगे चल रहे थे, उसमें भरतपुर का शासक था ब्रजेंद्र सिंह। भारत सरकार ने फिर कहा ब्रजेंद्र सिंह जी कहीं आपका तो नहीं दंगों में। ब्रजेंद्र सिंह जी बोले अरे सरकार का मेरा हाथ है, आप मेरे ऊपर शक कर रहे हो, ये लो रियासत आप ही संभालोगे। अब अलवर और भरतपुर यानी दोनों भारत सरकार के अंडर में आ गई। ठीक है, यानी कि अलवर के नरेश थे तेज सिंह, इनका प्रधानमंत्री था एनबी खर्रे। दोनों के ऊपर कुछ शक था, संदेह था कि कहीं ना कहीं हो सकता है इनका भी थोड़ा बहुत हाथ हो। इस बात को लेकर भारत सरकार ने अलवर रियासत को अपने अधीन कर लिया था, क्योंकि नाथूराम गोडसे 3 महीने पहले ही अलवर के नरेश तेज सिंह के साथ में मिलकर गए थे। ठीक है, हो सकता है किसी बहाने आए, लेकिन भारत सरकार को थोड़ा बहुत शक लगा कि हो सकता हाथ हो। इस बात को लेकर अलवर रियासत को भारत सरकार ने अपने अधीन कर लिया था। भरतपुर का नरेश था ब्रजेंद्र सिंह। उस समय थोड़े बहुत दंगे हो रहे थे, यानी थोड़ा बहुत अलवर भरतपुर भी उस समय थोड़ा चपेट में था, तो उसमें भरतपुर के शासक थे ब्रजेंद्र सिंह। भारत सरकार ने फिर सवाल किया ब्रजेंद्र सिंह जी आपका कहीं हाथ तो नहीं है दंगों में। ब्रजेंद्र सिंह जी बोले अरे महाराज मैं ये लोग रियासत ही आप संभालोगे, आप मेरे ऊपर शक कर रहे हो। तो इस प्रकार से भरतपुर रियासत भी भारत सरकार के अंडर में आ गई। अब क्या है, करौली धौलपुर, करौली वालों को बोले तुम्हें राज प्रमुख बना देंगे, और धौलपुर वालों को बोले तुम्हें राज प्रमुख बना देंगे, और करौली उसमें छोटी थी, बोले तुम्हें उपराज प्रमुख बना देंगे। अब इनको क्या चाहिए, ये तो छोटी छोटी रियासतें थी। अभी जब इनका राज प्रमुख बना रहा है, यानी धौलपुर, यानी कि धौलपुर का शासक था उदयभान सिंह, उसको लगा यार मैं राज प्रमुख बन रहा हूं तो मैं क्यों नहीं मिलूंगा इस संघ में। इस प्रकार से यानी कि सबसे पहले इस तरह का एकीकरण किया गया था मत्स्य संघ का। ठीक है, अब एकीकरण इस प्रकार से चलेगा, मत्स्य संघ बाद में इधर की रियासतों का, फिर इधर की रियासतों का, फिर इधर की रियासतों का। ठीक है, ऐसे करते पूरे राजस्थान का एकीकरण होगा। तो समझ गए, यानी मत्स्य संघ का ही एकीकरण क्यों किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में बहुत ही शानदार मौका था, जब 2 रियासतें उनके पास में आ गई थी, अलवर और भरतपुर, तो करौली धौलपुर वालों को वैसे ही दे दिया, तुम्हें एक को राज प्रमुख बना देंगे, एक को उपराज प्रमुख बना देंगे, बस। बोले ठीक है हम तो राज्य है क्या। ठीक है, यानी कि उसमें राज प्रमुख जैसे वर्तमान में जैसे राज्यपाल का पद होता है, उसमें राज प्रमुख होता था पहले। ठीक है, हाँ तो भाई यहाँ पे अपने प्रथम चरण है मत्स्य संघ। रियासत आएंगे अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, प्लस एक ठिकाना आ जाएगा नीमराना। इसमें राज प्रमुख बनेगा, राज प्रमुख बनेंगे उदयभान सिंह जी। उदयभान सिंह ये अपने धौलपुर के शासक हैं भाई। ठीक है, उपराज प्रमुख बनेंगे गणेश पाल। उपराज प्रमुख है गणेश पाल, ये करौली के हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, यानी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री होता है, पहले प्रधानमंत्री कहते थे राज्य में। कभी इस संघ का प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। अब बोला कभी जब धौलपुर करौली वालों को दे दिया तो कुछ अलवर वालों को भी दे दो, तो प्रधानमंत्री बनाया था अपने शोभाराम कुमावत को, ये अलवर के थे, शोभाराम कुमावत को। और उप प्रधानमंत्री बनाया था उप प्रधानमंत्री, इनको भी तो कुछ देना जरूरी था अलवर भरतपुर वालों को भाई। अब राज प्रमुख उपराज प्रमुख तो नहीं बना ले, लेकिन प्रधानमंत्री जो बनाया था वो शोभाराम कुमावत को, ये थे अलवर के। और प्रधानमंत्री बनाया था जुगल किशोर चतुर्वेदी को, ये भरतपुर के थे, जुगल किशोर चतुर्वेदी। ठीक है, ये अपने भरतपुर के थे। इसका नाम मत्स्य संघ रखा था, वो था कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, नामकरण। इसका नामकरण जो किया था वो क्या था, के एम मुंशी, यानी क्या कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है, अब इसका नाम मत्स्य संघ क्यों रखा गया, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले चलो भाई 4 रियासतों का एकीकरण कर लिया, अब इनका नाम क्या रखें। तब उसमें बोले कन्हैयालाल मणिकलाल जैसे पूछते हैं कि हम मुंशी से, तब इन्होंने कहा कि प्राचीन काल में यानी महाभारत के समय में इस क्षेत्र को मत्स्य प्रदेश कहा जाता था, यानी जो अपने जयपुर अलवर का जो क्षेत्र है, महाभारत काल में इस क्षेत्र को मत्स्य प्रदेश कहा जाता था। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि हमें प्रदेश नहीं बनाना है, हमें संघ बनाना है, तो क्या दिक्कत, आप मत्स्य संघ बना लो।
भाई का जब मत्स्य प्रदेश इस क्षेत्र को महाभारत काल में कहा जाता था, आप अगर संघ बनाना चाहते तो इसका नाम रखते हो मत्स्य संघ। तो अगर आपको पूछ ले मत्स्य संघ की राजधानी क्या है, तो मत्स्य संघ की राजधानी है अलवर। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है। मत्स्य संघ, इसकी राजधानी रखी गई थी अलवर, और उद्घाटन हुआ था इसका, उद्घाटन कहां हुआ था, भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में, लोहागढ़ दुर्ग में। और उद्घाटन करता यानी किसने किया था, उद्घाटन करता यानी उद्घाटन किसने किया था, ये एन.वी. गोडगिल, एन.वी. गोडगिल यानी कि नरहरि विष्णु गोडगिल, ये अपने भारत सरकार में उसमें ऊर्जा मंत्री के पद पर थे। ठीक है, तो इन्होंने उद्घाटन किया था, एन.वी. गोडगिल यानी नरहरि विष्णु गोडगिल ने उसमें उद्घाटन किया था। तो अगर पूछ ले कि मत्स्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मत्स्य प्रदेश की राजधानी है विराटनगर, विराटनगर, विराटनगर यानी जयपुर। और अगर पूछ ले मत्स्य संघ की राजधानी क्या है, मत्स्य संघ की राजधानी अलवर है। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब ये प्रथम चरण का एकीकरण हो गया। ये लो भाई, सात चरण पूरा करना। बताओ पहले चरण में कुछ हुआ कि नहीं है, सर एकीकरण कराओ, एकीकरण कराओ, क्या दिक्कत आई बताओ। 4 रियासतें ABCD और भरतपुर, करौली, धौलपुर प्लस एक ठिकाना जगह निबराना, राष्ट्र प्रमुख बनाएगा उदयपाल सिंह धौलपुर वाले अपने, उपराष्ट्र प्रमुख है वो गणेशपाल करौली वालों को बनाएंगे। प्रधानमंत्री और शोभाराम कुमावत है, ये अलवर के हैं, और उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर के हैं। ठीक है, नामकरण वो किया मुंशी कन्हैयालाल मणिकालाल मुंशी, और राजधानी रखी गई अलवर थी। उद्घाटन हुआ था भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में। उद्घाटन करता एन.वी. गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल। थोड़े से ट्रिक बताऊं, कैसा ट्रिक बताओ, ट्रिक से लेकिन सिलेक्शन तो होगा नहीं। ठीक है, समझने से सिलेक्शन होगा। फिर भी कह दो तो देखो बतना, तो देखो राज प्रमुख का अपना ट्रिक है कि भाई उदयबान सिंह नहीं, रहने दो, ट्रिक नहीं, छोड़ो, ट्रिक से कोई सिलेक्शन नहीं होता। जब अपन कह दिया अगर ट्रिक से होता ही नहीं है, क्योंकि ट्रिक अभी बता दूंगा फिर भाई इतना बुरा नहीं करेंगे। आज ट्रिक बता देंगे, कल तुम फिर 4 दिन बाद फिर कहोगे सर ऑप्शन देना है। अगर समझ के करोगे तो ही बढ़िया रहेगा। वो पेपर ही नहीं रहना यार भाई, जब तुम ट्रिक से याद कर लो कोई चीज को। एक टॉपिक में नहीं याद किया, ट्रिक तो बताएंगे नहीं, किसी टॉपिक में नहीं बताएंगे, ट्रिक समझाना है बस। अब देखो ज्यादा से ज्यादा है ना, इनको समझा करो आप। ये ट्रिक आजकल कोई नहीं पूछता एग्जाम में, क्योंकि एक ऑप्शन के अंदर 4 ऑप्शन आएंगे। देख लो जी, उठा के देख लो, आप कोई भी एग्जाम देख लो उठा के। भाई आपको नहीं लग रहा कि अगर ऐसे पूछते तो उठा के देखो, किस किस में ट्रिक लगाओगे भी। एक सवाल में 4 सवाल पूछ रहे हैं वो। ठीक है, दूसरा चरण यानी कि इधर आएंगे, ये इधर भी देखो, एकदम शानदार तरीके से बताऊंगा, कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, एकदम इतनी बढ़िया तरीके से समझा दूंगा तुमको। ये सपोज कर लेना राजस्थान है। दूसरे चरण का नाम आएगा राजस्थान संघ। राजस्थान संघ भी हो सकता है, पूर्व राजस्थान संघ भी हो सकता है। कब? 7 दिन बाद में, 25 मार्च 1948 ईस्वी को। रियासतें कौन कौन सी आएंगी? ठीक है, यानी जस्ट 18 मार्च के बाद में जस्ट 7 दिन बाद 25 मार्च 1948 ईस्वी में रियासतें कौन कौन सी आएंगी? 3 रियासतें हाड़ौती की, 3 रियासतें वागड़ की, होगी 6 रियासतें। 9 रियासतों का एकीकरण होगा इसमें, यानी कि रियासत इसमें 9 रियासतें आएंगी, 6 रियासतें होगी भाई। हो गया ट्रिक का, ट्रिक बताओ ट्रिक। अब समझो देखो इस चीज को, 3 रियासतें अपने हाड़ौती क्षेत्र की, 3 रियासतें वागड़ क्षेत्र की, एक मुस्लिम रियासत कौन सी? टोंक, बची 2, किशनगढ़ साहपुरा। सर हाड़ौती क्षेत्र की कौन सी रियासतें हैं? हाड़ौती क्षेत्र में उसमें था कोटा, बूंदी, झालावाड़, यानी क्या? कोटा प्लस बूंदी प्लस झालावाड़। अब आपका सवाल आएगा, सर वर्तमान में हाड़ौती क्षेत्र में 12 भी आता है, लेकिन अपने 12 जिला बना था, 28वां जिला बना था। उस समय 12 कोई जिला नहीं था, नहीं कोई रियासत थी। 12 उस समय, अब तुम कह दोगे सर हाड़ौती क्षेत्र में तो कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़ आता है, लेकिन जब एकीकरण किया जा रहा था उसमें 12 का कोई अस्तित्व नहीं था। यानी कि 12 तो जिला बना है, राजस्थान का 28वां जिला बना है। 12, दौसा, राजसमंद तीनों जिले एक साथ बने 10 अप्रैल 1991 ईस्वी को। तो उसमें तो कोई अस्तित्व नहीं था 12 का, तो उसमें हाड़ौती क्षेत्र में 3 ही थे बस, कोटा, बूंदी, झालावाड़, 3 रियासत होगी। वागड़ क्षेत्र की 3, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा प्लस प्रतापगढ़, 6 रियासतें होगी। 9 रियासतें मिलानी है बस, 9 रियासतों का एकीकरण होगा। अब पता नहीं तुमने क्या क्या ट्रिक बना रखा है। अब तुम्हारा फिर सवाल आएगा, एकदम बड़ा सा सवाल आएगा, प्यारा सा सवाल आएगा। क्या आएगा? सर प्रतापगढ़ तो राजस्थान का सबसे नवीन जिला बना है,
ये कैसे आएगा? अरे भाई उस समय प्रतापगढ़ रियासत थी, यानी कि न तो 12 उस समय रियासत था और न जिला था, इसको तो बाद में जिला बनाया गया था। लेकिन जो प्रतापगढ़ थी ना, वो प्रतापगढ़ रियासत थी, जहां पे मारावल लगाते थे उपाधि यहाँ के शासक है, ठीक है। तो प्रतापगढ़ रियासत थी, लेकिन इसको जिला नहीं बनाया गया था, जिला तो बाद में बनाया गया। अब ये कोई जरूरी तो नहीं है कोई भी कहे, जैसे शाहपुरा रियासत थी लेकिन उसको अभी तक जिला नहीं बनाया गया। ये कोई जरूरी थोड़ी जो रियासत है उसको जिला बनाएगा, तो इसलिए इसको बाद में जिला बनाएगा, तो इसलिए ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 जिले हाड़ौती के हो गए, कोटा, बूंदी, झालावाड़। 3 जिले अपने वागड़ के हो गए, क्या? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। 6 जिले हो गए। अब एक अपनी मुस्लिम रियासत टोंक, और 2 अपनी किशनगढ़, शाहपुरा। बस हो गई याद। पता नहीं तुमने क्या क्या ट्रिक बना रखी है इनकी। किशनगढ़ शाहपुरा जयपुर वाले मिलाना चाहते थे अपनी तरफ, लेकिन ये कहा हमारे रियासत हम है, क्या हम थोड़ी भाई किसी के साथ में मिलेंगे, हम डिसाइड करेंगे हमें कहां मिलना है, इसलिए ये इधर मिल गए, ठीक है। यानी राजस्थान संघ के दूसरे चरण में मिल गए थे। दोबारा बताऊं? चलो एक बार फिर से बता देता हूं। यानी कि राजस्थान संघ रियासतें कौन सी? देखो सीधी बात, 3 हाड़ौती की, कोटा, बूंदी, झालावाड़। 3 वागड़ की, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। एक मुस्लिम रियासत है टोंक, और किशनगढ़ शाहपुरा। ये लो होगी, बस कोई ट्रिक नहीं है। क्या करोगे ट्रिक का बताओ, समझ में आएगी नहीं। ये लो 9 रियासतों का एकीकरण हो गया, प्लस एक ठिकाना आ जाएगा कुशलगढ़। भाई जब रियासत आ रही है, कुशलगढ़ कहां पड़ता है? बांसवाड़ा में। जब बांसवाड़ा रियासत आ रही है तो इसके साथ में ठिकाना भी आ जाएगा, ठीक है। तो 9 रियासतें, एक ठिकाना। अब है राज प्रमुख बनाया जाएगा भीम सिंह को। भीम सिंह यानी कोटा के, ठीक है। भीम सिंह यानी कोटा वाले, इनको बनाया गया था राज प्रमुख। उपराज प्रमुख अपने बूंदी के थे बहादुर सिंह। इसमें 2 बनाए गए थे, बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह, यानी 2 इसमें उपराज प्रमुख बनाए गए थे। बहादुर सिंह जी थे अपने बूंदी के, ये तो थे बड़े, यानी कि उनको वरिष्ठ पद दिया गया था। और कनिष्ठ यानी कि छोटा जो पद दिया गया था वो थे लक्ष्मण सिंह, ये थे डूंगरपुर के, ठीक है। राज प्रमुख हो गया, उपराज प्रमुख हो गया, राजधानी कोटा ही बनेगी, उद्घाटन भी कोटा के दुर्ग में ही होगा, यानी जहां पे राजधानी बनेगी ना। लेकिन ये तो हुआ तो नहीं था अपने पहले चरण में, राजधानी तो अपने अलवर थी, उद्घाटन भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था, तो ये भी कुछ जरूरी नहीं है। तो राजधानी तो बनी थी कोटा, लेकिन इसमें उद्घाटन कोटा दुर्ग में हुआ था, ठीक है। उद्घाटन भी कोटा के दुर्ग में हुआ, राजधानी भी कोटा ही बनी। राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, राजधानी। उद्घाटन करता वही एनवी गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल, ये भारत सरकार में मंत्री के पद पर थे, ठीक है। एनवी गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल। और क्या पूछ सकता है एग्जाम में? हाँ ये जरूर पूछा कि एग्जाम में, यानी कि राजस्थान के कौन से एकीकरण के चरण में सबसे पहले राजस्थान शब्द आया था? तो दूसरा चरण, यानी सबसे पहले आपको राजस्थान जो नाम दिख रहा है वो दूसरे चरण में देखने को मिल गया था, ठीक है। इससे पहले मत्स्य संघ था पहले चरण में, लेकिन दूसरे चरण में आपको राजस्थान संघ देखने को मिला है, यानी दूसरा चरण था जिसमें राजस्थान नाम देखने को मिला है, ठीक है। तो क्या क्या रहेगा? राज प्रमुख हो गया, उपराज प्रमुख हो गया, राजधानी हो गई, उद्घाटन करता होगा, प्रधानमंत्री बच गया ना भाई। प्रधानमंत्री अपने गोकुललाल असावा, ठीक है। प्रधानमंत्री के तो SGMH, सीधी से SGMH, ठीक है। शोभाराम कुमावत पहले चरण में, दूसरे चरण में गोकुललाल असावा, तीसरे चरण में माणिक्यलाल वर्मा, चौथे चरण में हीरालाल शास्त्री, ठीक है। 2 चरण पूरे हो गए, 2 रियासतों का 2 चरण पूरे हो गए। बस हो गई। रियासतें क्या है? 9 रियासतें इसी में होगी, 4 रियासतें उसमें होगी, 13 रियासतें। अब क्या बची है? 4 वैसे बड़ी रियासतें, उनको आप कर नहीं सकते, उनको तो आराम से करना पड़ेगा, ठीक है। 13 4 17। जैसलमेर और सिरोही को अपने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो मुंबई में मिलाना चाहते थे, उसमें गुजरात नहीं था, उसमें बंबई था। तो भाई देखो हर इंसान में थोड़ा बहुत क्षेत्रवाद होता ही है। जब आप पुलिस में लग जाओगे ना, तब भी आप सबसे पहले ये देखोगे, जैसे सपोज कर लो आपका जिला हनुमानगढ़ है, तो आप सबसे पहले जब ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे ना, तो सबसे पहले आप ये देखोगे यार मेरे हनुमानगढ़ के क्षेत्र का कोई है क्या इधर। यानी कि हर किसी में होता है क्षेत्रवाद, थोड़ा बहुत होता ही है, किसी में थोड़ा होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में होता नहीं है। तो यानी कि हर कोई ये देखता है यार कि मेरे क्षेत्र का कोई है क्या।
तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हम अपने सिरोही को अपने बंबई में मिलाना चाहते थे। चलो उसके ऊपर भी बात करेंगे। ये लो 9 और 4 13 रियासतों का एकीकरण हो गया। 2 चरण हो रहा है, उसके बाद कुछ नहीं है, बस 2 चरण और बचे हैं। ठीक है, फिर नाम आएगा संयुक्त राजस्थान संघ। इसी राजस्थान संघ की 9 रियासतों के अंदर उदयपुर जोड़ा गया था। यानी क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बड़ी समस्या थी मैं उदयपुर को मिला, तो वो अपने मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह जी के पास में गए और उनको कहा कि भाई क्या आप के साथ में मैं 9 रियासतें मिला दूंगा और राज प्रमुख आपको बनाऊंगा। यानी कि इनके नीचे 9 रियासतें करेंगे तभी ये जाके मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि मेवाड़ तो एक अलग रियासत थी और सबसे बड़ी जो, क्योंकि जिधर मेवाड़ मिल गया ना, सबसे बड़ी बात यही थी बस। अगर राजस्थान में अगर मेवाड़ कहीं भी मिल गया जाके, तो बस ये समझ लो कि राजस्थान की सारी रियासतें उधर ही हैं। यानी कि जब राणा सांगा के छत्र छाये के नीचे राजपूतानी के सभी राजा एक साथ लड़ सकते हैं, तो जिधर मेवाड़ जाएगा राजस्थान की सभी रियासतें उधर ही जाएंगी। तो इसलिए राजस्थान की मेवाड़ रियासत को मिलाने के लिए अपने जो भोपाल के नवाब थे हमीदुल्ला, इन्होंने मेवाड़ के शासक महाराणा भोपाल सिंह को संदेश भेजा था कि आप पाकिस्तान में मिल जाओ। यानी कि भोपाल का नवाब हमीदुल्ला मेवाड़ के शासक महाराणा भोपाल सिंह को कहता है कि आप अपने पाकिस्तान में मिल जाओ। तब जो मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह जी ने उनको संदेश भेजा वो बहुत ही शानदार था। उन्होंने कहा था कि तुम मुझे बताओगे कि मैं पाकिस्तान में मिलूं, इस बात का निश्चय तो मेरे पूर्वज जी करके चले गए थे। मेरे पूर्वज यानी कि राणा अपने बप्पा रावल हिंदुआ सूरज, राणा कुंभा अपने राणा सांगा हिंदू पथ, राणा हमीर जिनको प्रबल हिंदू कहा जाता है, राणा सांगा महाराणा प्रताप जैसी वीर योद्धाओं ने इसलिए संघर्ष नहीं किया था कि मैं पाकिस्तान में जाकर मिलूं। तब इसके बाद मेवाड़ के अपने जो भोपाल के नवाब थे वो चुप हो गए अपने मेवाड़ के संग अपने भोपाल सिंह का जवाब सुनकर। ठीक है, तो यानी कि कुल मिला के मेवाड़ के जो महाराणा थे भोपाल सिंह, इन्होंने तो शुरुआत से सोच रखा था मैं तो हिंदुस्तान में मिलूंगा। ठीक है, तो यानी कि अब जो तीसरा चरण आएगा जिसका नाम है अपने संयुक्त राजस्थान संघ, यानी दूसरा चरण है राजस्थान संघ। इसके अंदर एक रियासत जुड़ जाएगी, यानी वो 9 की 9 रियासतें तो है ही साथ में, पल्स में एक उदयपुर जुड़ेगा। और राजस्थान संघ के अंदर आप अगर किसी रियासत को जोड़ने को क्या कहते हैं, संयुक्त यानी जोड़ना, तो संयुक्त राजस्थान संघ तीसरा चरण। ठीक है, ये अपने हुआ था जस्ट 1 महीने बाद 18 अप्रैल 1948। ठीक है, रियासतें वही, इसमें रियासत आ जाएगी, एक तो उदयपुर आ जाएगी, बाकी की बाकी सारी की सॉरी 9 रियासतें वही। ठीक है, अब राजधानी बनेगी उदयपुर, अब तो सब कुछ उदयपुर का ही होगा। भी अब बड़ी रियासत आ गई, इसके नीचे मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह जी को कहा कि आपके नीचे 9 रियासतें लेके आ रहे हैं हम। तब मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह जी मिले, हाँ अब ठीक है क्या, अब मैं मिल जाऊंगा क्या। ठीक है, तो राजधानी बनी थी उदयपुर। ठीक है, उद्घाटन भी अपने उदयपुर में ही होगा, कोई खास बात नहीं है। राज प्रमुख सीधी सी बात है, मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह बनेंगे। ठीक है, उपराज प्रमुख कोटा वाले हो जाएंगे। भीम सिंह कोटा वाले। ठीक है, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, और उद्घाटनकर्ता अब मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने कहे कि गोडगिल नहीं चलेगा क्या, यानी उद्घाटन करने के लिए कोई गोडगिल आ रहा है, 2 चरणों में उद्घाटन कर दिया, मेरी मेवाड़ रियासत में कोई बड़ा आदमी आना चाहिए उद्घाटन करने के लिए। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा चलो ठीक है क्या, आपके लिए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आएंगे क्या। यानी कि उद्घाटन करता, यहाँ पे जो उद्घाटन किया था वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इन्होंने उद्घाटन किया था। और कुछ रह गया क्या, उदयपुर रियासतें होगी। ठीक है, राजधानी उदयपुर होगी, राष्ट्र प्रमुख मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह, उपराष्ट्र प्रमुख भीम सिंह कोटा के, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा है ही। ठीक है, उद्घाटन करता पंडित जवाहरलाल, बस ठीक है यही है, और क्या है। ठीक है भाई, 3 चरण पूरे हो गए, अब 1 चरण और है, उसके बाद कुछ नहीं है, बस सब तो 1 चरण और बचा है। चौथा चरण चलो यही बता देता हूं। अब उसमें क्या है, 1 चरण हो रहा है बस, अपने जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं। उस समय क्या है कि समाजवादी नेता थे जैसे जयप्रकाश नारायण है, राम मनोहर लोहिया है, ये आवाज उठा रहे थे कभी मतलब इन रियासतों का एकीकरण कर लिया गया,
लेकिन अभी तक यानी काफी टाइम हो गया था। देखो 18 अप्रैल 1948 होगी, यानी चौथे चरण का एकीकरण कब होगा? चौथे चरण का एकीकरण होगा, इसका नाम आएगा वृहद राजस्थान संघ। ये भी बता दूंगा यानी वृहद राजस्थान क्यों आया, वृहद राजस्थान संघ। चौथे चरण का एकीकरण होगा 30 मार्च 1949 को, यानी काफी समय हो गया। देखो 18 अप्रैल 1948 और 30 मार्च 1949, यानी अब तक राजस्थान की बड़ी रियासतों का एकीकरण नहीं किया गया था। कौन कौन सी थी रियासतें? जयपुर बची हुई थी अभी तक, प्लस जोधपुर बची हुई थी अब तक, प्लस बीकानेर बची हुई थी अब तक, प्लस जैसलमेर बची हुई थी अब तक, यानी बड़ी बड़ी रियासतें अभी तक बची हुई थी। तब अपने जो समाजवादी नेता थे जैसे जयप्रकाश नारायण है, राम मनोहर लोहिया, ये आवाज उठा रहे थे कभी ये बड़ी बड़ी रियासतें, इनका अब तक एकीकरण क्यों नहीं किया गया भारत में? अगर इनको पाकिस्तान में मिला दिया जाएगा तब तुम क्या करोगे? तब सरदार वल्लभ भाई पटेल थोड़े से भारत के दूसरे क्षेत्र में व्यस्त हो गए थे, तब उन्होंने यार दिमाग से लगाया, यार राजस्थान की अब तक सारी बड़ी रियासतें बची हुई हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, अगर हकीकत में अगर इनको पाकिस्तान मिला लेगा तो, और उधर अपने पाकिस्तान का जो संस्थापक था मोहम्मद अली जिन्ना, ये तो ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रहा था कि जोधपुर को मैं अपनी तरफ मिलाऊं। अगर ये जोधपुर अगर मेरे क्षेत्र में आ जाएगा तो यानी कि जोधपुर के ऊपर ही जैसलमेर का विषय डिपेंड था, जिधर जोधपुर मिल जाती उधर ही जैसलमेर चला जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से जोधपुर और जैसलमेर बड़ी रियासतें पाकिस्तान में मिल जाती। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल आए 30 मार्च 1949 ईस्वी को और जयपुर वालों के साथ में बात की, कभी क्या आप मतलब चारों बड़ी रियासतें हैं उनको मतलब मिलाएंगे क्या? तब ठीक है क्या? तब यानी क्या इसके अंदर जो संयुक्त राजस्थान संघ की रियासतें थी और प्लस ये चारों की चारों बड़ी रियासत थी, इनका एकीकरण किया गया था। ये राजस्थान का सबसे बड़ा एकीकरण था, यानी 10 रियासतें थी वो, यानी कि संयुक्त राजस्थान संघ की रियासतें, ठीक है, यानी राजस्थान संघ की 9 रियासतें प्लस एक उदयपुर, ठीक है, 10 रियासतें होगी, 10 और 4 ये रियासतें 14, यानी सारी की सारी जो बड़ी रियासतें हैं अपने चौथे चरण में मिलती हैं वृहद राजस्थान संघ, इसलिए इसका नाम रखा है वृहद। वृहद यानी कि बड़ा, यानी कि पूरे बड़े राजस्थान का एकीकरण हो गया था वृहद राजस्थान संघ। कब हुआ था? 30 मार्च 1949 ईस्वी को। ले लो भाई 9 10 रियासतें, 4 ये मिल जाएंगी 14 और 4 अभी तक बची हुई मत्स्य संघ वाली, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर अभी तक बची हुई है 4, वो 14 4 18 एक सिरोही, बस 19 रियासतें थी राजस्थान में, इनको तुमको याद करना है। ठीक है, तो वृहद राजस्थान संघ यानी 30 मार्च 1949 4 जो बड़ी रियासतें आएंगी अब इनको मिलाया जाएगा, प्लस ये सारी की सारी संयुक्त राजस्थान संघ की रियासतें, यानी 10 रियासतें इधर प्लस संयुक्त राजस्थान संघ की रियासतें। अब देखो हर मतलब विवाद उठेगा। सबसे पहले राज प्रमुख बनाया गया यहाँ पे जयपुर के शासक को, जिनका नाम था स्वाई मानसिंह सेकंड। जयपुर के अंतिम शासक थे ये स्वाई मानसिंह सेकंड। अब मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह बस एकदम लाल पेड़ हो गया, गुस्से का महीना है, मैं और जयपुर वालों के नीचे रहूंगा क्या? यानी क्या अपने हमारे जो मेवाड़ वालों की जो स्थापना की थी बप्पा रावल ने 734 ईस्वी के अंदर, हमारा कोई 1200-1300 साल का इतिहास, हमारी इसलिए स्थापना नहीं की थी कि हम इन जयपुर वालों के नीचे काम करेंगे क्या? हमारा तो इतिहास ये सबसे ऊपर है क्या? ये जयपुर वाले कल के शासक है, हमारा इतिहास देखो क्या, यानी कि हमारा तो सबसे ऊपर इतिहास है। यानी ये नाराज हो गए कि नहीं मैं तो जयपुर वालों के नीचे काम ही नहीं करूंगा क्या? अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए समस्या उत्पन्न होगी, यार अब क्या करें क्या? यानी उसमें हकीकत में और मेवाड़ का तो इतिहास था अपने आप में, वहां 734 ईस्वी में जब बप्पा रावल अपने उदयपुर की स्थापना करता है, नागदा के ऊपर अपना नागदा को राजधानी बनाता है, अपने इतना शानदार इतिहास पढ़ा है मेवाड़ का, तब ये तो बिल्कुल नाराज हो गए कि नहीं मैं जयपुर वालों के नीचे नहीं आऊंगा। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि चलो ठीक है, आपके लिए एक नई पोस्ट है, आप तो महाराज प्रमुख हो गए, यानी कि ये तो राज प्रमुख ही है, आप हो महाराज प्रमुख। महाराज प्रमुख एक नई पोस्ट निकाली, जिस महाराज प्रमुख यानी मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह। एग्जाम में काफी बार पूछा गया महाराज प्रमुख कौन थे? मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह। इनके लिए अलग से पोस्ट निकाली गई, यानी नाराज हो गए मैं और हमारा तो मेवाड़ का इतिहास, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, हमने कभी मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की, और राजपुताने में सबसे पहले अगर किसी ने दीनता स्वीकार की तो जयपुर वाले, मैं तो इनके नीचे बिल्कुल काम नहीं करूंगा क्या? तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा बात तो इनकी भी सही है, इसलिए इनको महाराज प्रमुख बनाया गया, यानी ये तो राज प्रमुख ही है, आप तो महाराज प्रमुख हो, यानी इनसे बहुत ज्यादा ऊपर हो गए। तब मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह खुश हुए, हाँ ये बात ठीक है, अब थोड़ा मन में शांति मिल रही है, यानी मैं महाराज प्रमुख हूं। ठीक है, तो महाराज प्रमुख बनेंगे मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह। राजधानी क्या बनेगी? राजधानी, फिर राजधानी को विवाद हुआ है। अब राजधानी के लिए तो अपने मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह जी ने कुछ नहीं कहा,
लेकिन राजधानी का विवाद उठा, यानी क्या जयपुर वाले बोले कि जयपुर को राजधानी बनाओ, जोधपुर वाले बोले कि जोधपुर को राजधानी बनाओ। ठीक है, अब राजधानी बनाएगी, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, यानी पी सत्यनारायण राव कमेटी। कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? पी सत्यनारायण राव कमेटी। यानी राजधानी के लिए विवाद उठा, भी बताओगे किसको राजधानी बनाए, तब पी सत्यनारायण राव कमेटी का गठन किया गया। इनको एक जिम्मा सौंपा गया, आप बताओ भी क्या, यानी कि किसको राजधानी बनाए। तब इन्होंने कहा देखो वैसे तो राजधानी जयपुर होनी चाहिए, क्योंकि एक तो देखो जोधपुर में पानी की कमी है, वो मारवाड़ी की भूमि थोड़े पानी की कमी है। अब जहां पे थोड़ी राजधानी हो तो वहां पे थोड़ा क्या कि पानी वानी होना चाहिए क्या, जब जोधपुर वाले पानी तो हम ले आएंगे क्या, पानी की टेंशन मतलब हमारी राजधानी बनाओ क्या। फिर बोले क्या दिल्ली से दूरी जोधपुर की ज्यादा है, जयपुर की थोड़ी कम है। अब थोड़े जोधपुर वाले चुप हो गए, यार बात तो इनकी सही है क्या, यानी कि अपनी थोड़ी दूरी ज्यादा है। अगर जैसे भाई का कोई अपने आना जाना भी हो, दिल्ली कोई काम हो, तो जयपुर थोड़ा ज्यादा नजदीक पड़ता है दिल्ली से, इसलिए राजधानी बनाया गया था जयपुर को। लेकिन फिर भी पी सत्यनारायण राव कमेटी ने उदास नहीं किया, यानी कि राजधानी बना दो जयपुर में और हाईकोर्ट दे दो जोधपुर। ठीक है, राजधानी बनाई जाएगी जयपुर और हाईकोर्ट दिया जाएगा जोधपुर। तब मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह फिर अच्छा हमें क्या दिया जाएगा, बोले आपके लिए भी है, आपके समय तो राणा लाखा के समय में चांदी की खान निकली थी 1382 ईस्वी में, आपको भी देंगे। तब अपने जो खनिज है, कस्टम है, एक्साइज विभाग उदयपुर में है, यानी खनिज यानी मिनरल, कस्टम, एक्साइज विभाग उदयपुर के अंदर है। भरतपुर वाले बोले हमें क्या मिलेगा भाई, भरतपुर वालों को दिया गया कि आपके महाराजा सूरजमल जी ने कृषि विभाग के लिए बहुत ही अच्छा काम किया था, इसलिए कृषि विभाग भरतपुर को दिया जाएगा। कोटा वाले बोले हमें क्या मिलेगा, कोटा को अपने जो वन और सहकारी विभाग है वो कोटा में मिलेगा। बीकानेर वाले बोले हमें क्या मिलेगा, बीकानेर वाले बोले क्या आपको है वो शिक्षा विभाग दिया जाएगा, यानी शिक्षा विभाग वर्तमान में कहां है, बीकानेर में। ठीक है, जैसलमेर वाले बोले हमें क्या मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपके तो तात्या टोपी कभी आए नहीं थे, जैसलमेर तो ऐसी रियासत थी जहां पे तात्या टोपी ने कभी हस्ते भी नहीं किया था, आप तो बस दूर ही बैठे रहना। आज भी अगर जैसे कोई प्रशासनिक अधिकारी के साथ में कभी कोई हो जाती है, तनातनी हो जाती है, तो मतलब सब डराते हैं क्या तुम्हारा ट्रांसफर जैसलमेर कर दूंगा क्या, जैसलमेर बाड़े में। ठीक है, तो इनको बेचारों को कुछ नहीं मिला था। तो यानी कि जयपुर अपनी राजधानी बनाई गई थी, जोधपुर हाईकोर्ट था, बीकानेर में शिक्षा विभाग था, वन और सहकारी विभाग कोटा में था, कृषि विभाग भरतपुर में है। ठीक है, और खनिज, कस्टम, एक्साइज विभाग यानी 3 बड़े विभाग दिए गए थे, वो उदयपुर को दिए गए थे। इस प्रकार से अपने थोड़ा सा इनको राज्य किया गया था। ठीक है, तो राज प्रमुख हो गया, महाराज प्रमुख हो गया, राजधानी बन गई जयपुर इस कमेटी की सिफारिश पर। सर और क्या रह गया आपने बताओ, फटाफट बताओ और क्या रह गया आपने। प्रधानमंत्री अब अपने हीरालाल शास्त्री, प्रधानमंत्री यानी हीरालाल शास्त्री। ठीक है, प्रधानमंत्री हो गए हीरालाल शास्त्री और उद्घाटन करता अब सरदार वल्लभ भाई पटेल का काम खत्म, यानी कि सारा काम हो गया। तो उद्घाटन बोले मैं अब खुद ही कर दूंगा क्या, यानी बड़ी रियासतें मिल गई, उद्घाटन करता खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 30 मार्च को राजस्थान की सबसे बड़ी रियासतें मिली थी, इस दिन अपने 30 मार्च को क्या मनाते हैं, राजस्थान दिवस मनाते हैं। काफी बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को, क्योंकि इस दिन राजस्थान की सबसे बड़ी रियासतों का एकीकरण हुआ था। लगभग 4 रियासतें ये थी, 10 रियासतें इधर आ गई, 10 और 4 14 बची, मत्स्य संघ की बची है, एक सिरोही बची है बस। अब इन दोनों के एक में बता देंगे। तो इस प्रकार से भाई भरत राजस्थान संघ लगभग राजस्थान का एकीकरण हो चुका था, तो इसलिए 30 मार्च को अपना राजस्थान दिवस मनाते हैं। चले 4 चरण पूरे हो गए, 5वें चरण में कुछ नहीं है, संयुक्त भरत राजस्थान संघ यानी मत्स्य संघ और भरत राजस्थान संघ का विलय किया जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, चलो 5वां चरण यही बता देता हूं। ठीक है, 15 मई 1949 ईस्वी को। अब बस थोड़ा सा शानदार समझ में, अब बताओ भी तुम्हें समझ में आया कि नहीं, ये बताओ क्या है, और बातें तो छोड़ो क्योंकि समझ में आना चाहिए। कि अब सब बता देते हैं भरत राजस्थान संघ, ये आजकल ऐसे सवाल ही नहीं पूछते। अब आजकल समझने ज्यादा चीज जरूरी है, अपने को समझना बहुत जरूरी है। 5वां चरण देखो, यानी कि भरत राजस्थान संघ में मत्स्य संघ का विलय किया जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम हो गया संयुक्त भरत राजस्थान संघ। संयुक्त भरत राजस्थान संघ कब किया जाएगा, 15 मई 1949 ईस्वी को। ठीक है, यानी कि इसके अंदर भरत राजस्थान संघ की सारी 14 रियासतें प्लस मत्स्य संघ वाले 4 रियासतें, ठीक है 18 रियासतें। अब लेकिन अब अपने यही रहेंगे, अब राज प्रमुख, महाराज प्रमुख, राजधानी, प्रधानमंत्री, उद्घाटन करता, सब अब ये रहेंगे। अब कुछ याद नहीं रखना, बस अब सारे के सारे यही हैं, अब सिर्फ समझना है।
यानी कि संयुक्त वृहद राजस्थान संघ में अब क्या कि मत्स्य संघ को मिलाया जा रहा था। तो उस समय क्या कि भरतपुर और धौलपुर है वो भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे कि हमारा जो विलय है वो उत्तर प्रदेश में करो। लो अभी थोड़ा फोन आ गया, वीडियो रोकना पड़ेगा शायद, है ना, सॉरी दोस्तों, थोड़ा फोन आ गया था बीच में। तो यानी कि संयुक्त वृहद राजस्थान संघ में मत्स्य संघ का विलय किया गया था। मत्स्य संघ और वृहद राजस्थान संघ इन रियासतों को मिला के बनाया गया था संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। कब बनाया गया था? 15 मई 1949 ईस्वी को। अब क्या है कि जैसे भरतपुर धौलपुर ये अंतिम समय तक ये रियासतें उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, लेकिन फिर भी भरतपुर तो फिर भी मान गया, लेकिन धौलपुर है वो अंतिम समय तक उत्तर प्रदेश में मिलना चाहता था कि हम तो उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। क्यों भाई? भाषा के आधार पर, यानी कि हमारी जो भाषा है ब्रज भाषा है ये हमारी उत्तर प्रदेश से मिलती जुलती है, इसलिए हमको उत्तर प्रदेश में मिलाया जाए। यानी अंतिम समय तक यूपी में मिलना चाहते थे। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समिति का गठन किया गया, शंकर देवराय समिति का गठन किया गया। ठीक है, इस शंकर देवराय समिति का गठन किया गया। इसको यह कहा गया कि आप पता करो कि भरतपुर की जनता और धौलपुर की जनता किसके साथ में मिलना चाहती है। फिर इन्होंने पता किया, फिर मतलब थोड़ा सा वोटिंग का पता चला, तब पता चला भी है यानी इनकी जो जनता है वो राजस्थान में मिलना चाहती है। इस आधार पर मत्स्य संघ का विलय है वो अपने संयुक्त वृहद राजस्थान संघ में किया गया था। सीधा सा एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, भरतपुर धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो अपने शंकर देवराय समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो अपने कितने चरण हो गए? 5 चरण हो गए। बस अब कुछ नहीं है। छठा चरण राजस्थान, यानी कि राजस्थान नाम आ जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो जाता है और इस दिन एक नया नाम आता है राजस्थान। ठीक है, तो चलो भाई अब साफ करते हैं, राजस्थान के ऊपर चर्चा करेंगे। अब अपने आएगा राजस्थान का छठा चरण। छठा चरण यानी कि इस दिन भारत का संविधान लागू हो गया और नाम दिया गया, आज से इस क्षेत्र का नाम होगा राजस्थान। कोई संगवंग नहीं है, इसका नाम आज से राजस्थान है। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, एक रियासत बची है सिरोही। वैसे तो पूरी की पूरी सिरोही क्षेत्र है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बंबई में मिलाना चाहते थे, लेकिन फिर वहां की जनता ने विरोध किया। भाई का जो अपने गोकुल भाई बैठे हैं हाथलगांव सिरोही के, जो राजस्थान के गांधी कहलाते हैं, तो जनता ने कहा कि भाई इन्होंने तो राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आप इनको मुंबई में कैसे ले जा सकते हो? तब अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा ठीक है हाथलगांव आप रख लो, यानी आबू दिलवाड़ा छोड़ दो। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया? आबू प्लस दिलवाड़ा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था क्षेत्रवाद हर किसी में होता है, थोड़ा बहुत होता ही है। आबू और दिलवाड़ा को छोड़कर पूरा का पूरा सिरोही क्षेत्र है वो राजस्थान में मिला दिया गया। आबू और दिलवाड़ा को छोड़कर, आबू यानी कि पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया स्थान था और दिलवाड़ा के अंदर अपने जैन मंदिर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल समझते थे अगर इस क्षेत्र को मैं बंबई में मिला लूंगा तो बढ़िया इनकम होगी। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने आबू और दिलवाड़ा को छोड़कर पूरे का पूरा सिरोही है वो राजस्थान को दे दिया था। इस प्रकार से राजस्थान की 19 रियासतों का एकीकरण हो गया था छठे चरण तक। इस दिन संविधान लागू हुआ। बोले कि भैया जो तुम प्रधानमंत्री बना रहे हो, आज से देश में प्रधानमंत्री होगा, राज्य में सिर्फ मुख्यमंत्री होगा। क्या होगा? राज्य में आज से सिर्फ मुख्यमंत्री होगा। तो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा? हीरालाल शास्त्री को। कोई चुनाव नहीं हुए थे, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे ये। ठीक है, तब जयनारायण जी व्यास ने विरोध किया जो अपने जोधपुर के थे। बोले कि भाई हीरालाल शास्त्री जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाओगे क्या? तब भारत सरकार ने क्या किया? एक आईसीएस अधिकारी थे सीएस वेंकटाचारी। सीएस वेंकटाचारी ये आईसीएस अधिकारी थे। आईसीएस यानी अंग्रेजों के समय में आईसीएस होता था, जैसे वर्तमान में आप देखते हो आईएएस आईपीएस, तो उसमें होता था आईसीएस, यानी जो कलेक्टर का पद होता है ना उसमें, यानी आईसीएस अधिकारी थे। पहले आईसीएस कहते थे, आज वर्तमान में अपन आईएएस कह देते हैं। तो सीएस वेंकटाचारी को बनाया। तब जयनारायण जी व्यास ने कहा आपने ढंग से सुना नहीं, मैंने कहा हीरालाल शास्त्री जी को आप मुख्यमंत्री नहीं बनाओगे, मुख्यमंत्री मेरे को बनाओगे। तब भारत सरकार ने क्या किया? तीसरा मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया था जयनारायण व्यास को। ठीक है, ये लोग 3 मनोनीत मुख्यमंत्री। इसके बाद में 1952 के अंदर देश में पहले आम चुनाव होते हैं, उसके अंदर राजस्थान का सबसे पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री, और बता देता हूं यहीं पे जैसे आए गया तो बता देता हूं निर्वाचित मुख्यमंत्री और बता देता हूं। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे अपने टीकाराम पालीवाल। ठीक है, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। 1 मिनट पहले एक मार्क ले लो। दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। अब क्या है कि जयनारायण व्यास और मेवाड़ की माणिक्यलाल वर्मा की आपस में मनती नहीं थी।
और जब जयनारायण जी व्यास मुख्यमंत्री बने तब माणिक्यलाल वर्मा ने कहा यार इनको तो मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। तब इन्होंने माणिक्यलाल वर्मा ने जयनारायण जी व्यास को कहा कि तुमको तो मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। तब जयनारायण जी व्यास बोले तुम्हारे पास क्या सामान है, क्या है, मैं तो चुनाव जीत के आया हूं, तुम तो चुनाव हार गए हो। यानी उस समय मेवाड़ के माणिक्यलाल जी वर्मा है वो चुनाव हार गए थे। तब इन्होंने कहा मैं चुनाव हार गया तो क्या मेरा प्रतिनिधि तो कोई खड़ा होगा। तो माणिक्यलाल वर्मा की तरफ से एक प्रतिनिधि था जिसका नाम था 38 साल का युवा व्यक्ति जिसका नाम था मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया ये अपने माणिक्यलाल वर्मा के प्रतिनिधि थे और कह दिया कि विधानसभा में वोटिंग कराओ किसके सबसे ज्यादा मत आते हैं। तब जयनारायण जी व्यास को लगता था कि सबसे ज्यादा वोट तो मेरे आएंगे, लेकिन उनकी गलतफहमी थी और मोहनलाल जी सुखाड़िया चुनाव जीत गए। राजस्थान के तीसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, और इनको राजस्थान का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। 17 साल तक इन्होंने चुनाव लड़े थे। बाद में तो भैया इंदिरा गांधी जी के साथ में इनकी थोड़ी अनबन हो गई थी। इसके बाद में इनको मतलब अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। चुनाव भी नहीं आ रहे थे। यानी कि लगातार ये अपने 17 साल तक के मुख्यमंत्री रहे थे। 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए थे। राजस्थान के आधुनिक निर्माता इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें ना। भी राजस्थान का भी चरण लागू हो गया, छठा चरण हो गया। 7वां चरण बता देता हूं यहीं पे। आधुनिक राजस्थान या राजस्थानी नाम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। ये क्यों आएगा अभी बता देता हूं। देखो हुआ क्या था, थोड़े समय के बाद में अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में पूरे देश में फिर लोग उग्र हो गए। जैसे भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश करने लगा कि हमें भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाया जाए। तो 1953 ईस्वी के अंदर भाषा के आधार पर पहला जिसको राज्य बनाया गया था वो था आंध्र प्रदेश। यानी तेलुगु भाषी वाले लोगों को दे दिया गया था आंध्र प्रदेश। जैसे आंध्र प्रदेश को बनाया फिर सारे देश में क्रांति बढ़ेगी। जैसे राजस्थान वाले कहने लगे भी अबू दिलवाड़ा हमारे क्षेत्र है तो हमें वापस लौटाए जाए। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, एक फैजल अली बनाया। फैजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। यानी क्या किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया किसकी अध्यक्षता में, फैजल अली की अध्यक्षता में। फैजल अली की अध्यक्षता में। ठीक है, ये भी एक अधिकारी थे। इनकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। 1953 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इनको ये जिम्मा दिया गया आप पूरे देश का भ्रमण करो और आप पता करो यानी कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनको वापिस उन रियासतों को दिया जाए, उन राज्यों को दिया जाए। तब राजस्थान कहां पीछे हटने वाला था, तो राजस्थान वालों ने भी मांग उठाई कि भाई जैसे अबू दिलवाड़ा ही हमारे क्षेत्र है तो हमको वापिस लौटाए जाए। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग फैजल अली ने डिसाइड किया कि वास्तव में जो अबू दिलवाड़ा के जो क्षेत्र हैं वो राजस्थान वालों के ही हैं। ठीक है, इस फैजल अली मतलब 3 सदस्य थे, जिसके अंदर एक अपने सरदार पनिकर भी इसके सदस्य थे, हरदेनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे, 2 सदस्य और थे। थोड़ा सा ध्यान रखना फैजल अली का, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फैजल अली। इनका बस काम यही था कि आप पूरे भारत में भ्रमण करो, कौन कौन से क्षेत्र है वो किस राज्य को वापस दिए जाए। तब इन्होंने भ्रमण करके कहा कि भाई आबू और दिलवाड़ा वास्तव में राजस्थान के क्षेत्र हैं तो राजस्थान को वापस दिए जाए। तब 1 नवंबर 1956 ईस्वी को दोबारा से राजस्थान का एकीकरण होगा और इसके अंदर राजस्थान को क्या क्या दिया गया, आबू और दिलवाड़ा दिए गए। ठीक है, आबू प्लस दिलवाड़ा, आबू और दिलवाड़ा राजस्थान को दिए गए। अजमेर मेरवाड़ा दिए गया, अजमेर मेरवाड़ा दिए गए। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा दिया गया। सुनेल टप्पा क्षेत्र है एमपी का। मध्य प्रदेश वालों ने कहा इसके नाम के पीछे टप्पा लग रहा है, इसका ये मतलब थोड़ी आप किधर भी टप्पा खुआ के ले जाओगे। यानी कि हमारे मध्य प्रदेश में टप्पा था, सुनेल टप्पा, आपने इसको टप्पा खुआया और राजस्थान में ले गए। तब इन्होंने कहा देखो नाराज मत हो, आप एक और क्षेत्र ले लो, यानी सिरोंज क्षेत्र ले लो। सिरोंज है अपने झालावाड़ क्षेत्र में था, झालावाड़ में था, ये एमपी को दे दिया गया। तो ये ले लो आप, सुनेल टप्पा हमें दे दो, यानी टप्पा हमारी तरफ खुआ दो और ये सिरोंज आप ले जाओगे। ठीक, इस प्रकार से कुल मिला के राजस्थान का जो 7वां चरण जो वर्तमान में अपन राजस्थान देख रहे हैं, ये यहां पर जाकर राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को 7वां संविधान संशोधन होता है। 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 ईस्वी में, जिसके अंदर ये राज प्रमुख का पद है वो समाप्त कर दिया जाता है। कभी ये जो राज प्रमुख अब तक तुम देख रहे थे, इस राज प्रमुख का पद आज से समाप्त है और राज प्रमुख के स्थान पर एक नए पद का सृजन किया गया जिसका नाम था राज्यपाल। यानी राज्यपाल का पद कब आया था, 1956 ईस्वी में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा राज प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल के पद का सृजन किया गया। राजस्थान का प्रथम राज्यपाल था सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा।
तो ये भी राजस्थान का एकीकरण अपने पूरा होता है। उसमें 7वें चरण के अंदर राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे मोहनलाल जी सुखाड़िया ही थे। और क्या बताऊं, बताओ एकीकरण अपना पूरा हो गया। थोड़ी सी और एक्स्ट्रा बातें बता दूं। अब ये है एकीकरण का हो गया, अभी के 7 चरण थे इसके अंदर एकीकरण में। और थोड़ी सी देख लेता हूं मैं क्या बातें बताऊं। जैसे प्रीवियस का बताऊं क्या थोड़ा सा, यानी कुछ विशेष अधिकार थे जो राजा महाराजाओं को दिए जाते थे। वैसे तो देखो तुम्हारे काम के नहीं है, अब अगर कभी पूछ भी लें तो, यानी प्रीवियस देखो ये विशेष अधिकार दिए गए थे। ये क्या था, अगर आपको कुछ किताबों में मिल जाएगा देखने को, प्रीवियस क्या था, यानी कि राजाओं को विशेष अधिकार दिए गए थे। जैसे आप अपनी संपत्ति रख सकते हो, आपका रियासत है आपसे कोई नहीं छीनेगा। यानी जब एकीकरण किया जा रहा था उस समय राजा अपनी रियासत छोड़ने को तैयार थोड़ी थे, तब इनको कहा कि आपका उत्तराधिकारी हमेशा बढ़ता रहेगा, आपको विशेष अधिकार मिलेंगे, आपको पेंशन मिलेगी, ठीक है। आपको जैसे मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को 20 लाख रुपए दिए गए थे उसमें, फिर जयपुर वालों को 18 लाख है, जोधपुर को 17.5 लाख है, बीकानेर को 17 लाख दिए गए थे, ठीक है। यानी कुछ प्रकार के जो विशेष अधिकार थे, यानी आपकी रियासत हमेशा चलती रहेगी, आपका उत्तराधिकारी बनता रहेगा, ठीक, आपका जो भी है हमारा, हम कोई स्टेप नहीं करेंगे, कुछ प्रकार के विशेष अधिकार थे, वही प्रीवियस थे। और इसको है 26वां संविधान संशोधन हुआ था 1931 ईस्वी के अंदर। उसमें भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उसने संविधान संशोधन करके इसको समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो ये है अपने राजस्थान का एकीकरण, और जो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अब तक चल ही रहा है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूं तारीख एकदम बढ़िया समझ में आए। फिर भी कोई बात हो तो बताइए, क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट आ रही सर एकीकरण कराओ एकीकरण कराओ। तो भाई देखो एकीकरण ऐसे है, मतलब बढ़िया शायद ही कोई समझा सके। फिर भी आपने आप देखो धीरे धीरे डिजिटल बोर्ड आने वाले है, तो बैंक के बाद आप और शानदार तरीकों बहुत ही बढ़िया पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।